Welcome everybody to this new lecture of our paper Waves, Oscillation and Acoustics, the paper number 3rd of our syllabus. And today we will continue our discussion about the Lissajous figure and the graphical method, especially graphical method to trace the Lissajous figure. कल के लेक्चर में हम बात कर रहे थे कि किस तरह से जो Lissajous फिगर है उसका जो पार्टिकल का रिजल्टेंट ट्रेजेक्टरी रहेगी which is subjected to the some specific condition like these conditions, whether the amplitudes of the two harmonic oscillations which are perpendicular to each other are equal or not. The other condition is that whether the time period, or you can say it as frequency, is equal or not. The phase differences exist between the two waves which are perpendicular to each other, or two simple harmonic oscillation which are initially perpendicular to each other. So अगर आयाम उनका एक है या नहीं इस बात पर निर्भर करता है। जो रिजल्टेंट हमारे पास लिसाजुअस फिगर बनेगा वो एक्चुअली लिसाजुअस फिगर होता क्या है, जो भी पार्टिकल रिजल्टेंट मोशन को दिखाता है, परिणामी जो दो वेव्स का यानी कि दो तरंगों का जो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस, दो ऐसे ऑसिलेशंस जो सिंपल हार्मोनिक हो यानी सरल आवर्त गतियां, दो ऐसी सरल आवर्त गतियां जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो रही हो, तो उनका जो रिजल्टेंट है वो इन तीन बातों पर निर्भर करता है। और यही तीन बातें हमें हेल्प करती हैं लिसाजुअस फिगर को ट्रेस करने में, ड्रॉ करने में। तो कल हम एक केस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, अब हम अगले केस के बारे में डिस्कस करते हैं। कुछ बेसिक जानकारियां आपको होनी चाहिए बिफोर यू स्टार्ट टू ड्रॉ अ लिसाजुअस फिगर। पहली बात ये कि जो इक्वेशंस आपको डिस्प्लेसमेंट दिखाती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं, वो इक्वेशंस किस डायरेक्शन में वो डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये दो इक्वेशन हैं, ये एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, ये जो इक्वेशन है ये वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। एम्पलीट्यूड्स की बात कर लें तो यहाँ इस ऑसिलेशन या इस हार्मोनिक वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो ए है, और इस हार्मोनिक वेव का एम्पलीट्यूड जो वाई डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है उसका एम्पलीट्यूड बी है। दोनों साइन वेव की फॉर्म में है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, और फेज डिफरेंस दोनों के बीच में इनिशियली फाई है। वो कंडीशन अलग आएगी कि वो कभी जीरो रहता है या नहीं रहता है, दैट इज द डिफरेंट कंडीशन। सो इन सब बातों पर आपको सबसे पहले देखना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है, एम्पलीट्यूड बराबर है या नहीं, फ्रीक्वेंसी बराबर है या नहीं, दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस है या नहीं। ये तीन चार बातें आपको सबसे पहले नोट करनी है। देन आपको ये देखना है कि दो सर्कल आपको ड्रॉ करने हैं, और सर्कल का जो रेडियस होगा वो दोनों वेव्स, जो ये दो हार्मोनिक ऑसिलेशंस हैं, इनके एम्पलीट्यूड्स के बराबर होगा। यानी अगर पहली इस हार्मोनिक ऑसिलेशंस के बारे में या हार्मोनिक एसएचएम के बारे में, इसके बारे में मैं बात करूं तो ये एक्स डायरेक्शन में ये वेव प्रोपेगेट हो रही है, और एम्पलीट्यूड जो इस साइन वेव का है वो कैपिटल ए है। तो मैं यहाँ एक सर्कल ड्रॉ करूंगा इस वेव के लिए जिसका जो रेडियस होगा वो कैपिटल ए के बराबर होगा। और अगर इस वेव की बात करूं तो इसका जो प्रोपेगेशन है वो वाई डायरेक्शन में है, और इसका एम्पलीट्यूड स्मॉल बी के इक्वल है। तो यहाँ जो मैं सर्कल ड्रॉ करूंगा वो मैं ड्रॉ करूंगा कैपिटल बी रेडियस का। पहली बात, पहला नोटेशन ये है कि किस डायरेक्शन में वेव्स हैं, परपेंडिकुलर होनी चाहिए, मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ड्रॉ
लिसाजियस फिगर। अगर आपको लिसाजियस फिगर को ड्रॉ करना है तो दोनों वेव्स के डिस्प्लेसमेंट शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन टू ड्रॉ अ लिसाजियस फिगर। ओके, देन आप देखिए कि एम्पलीट्यूड इक्वल है या नहीं, फ्रीक्वेंसी इक्वल है या नहीं, दोनों वेव्स के बीच में कोई फेज डिफरेंस है या नहीं, तब ये सब बातें आप चेक कर लें। उसके बाद आप देखिए कि जिस वेव का डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में है उसका एम्पलीट्यूड कितना है, और उस एम्पलीट्यूड के बराबर आप एक सर्कल ड्रॉ कीजिए। फिर जिस वेव का डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में है उसका एम्पलीट्यूड चेक कीजिए, और उस एम्पलीट्यूड के बराबर एक दूसरा सर्कल ड्रॉ कीजिए। और दोनों सर्कल कुछ इस तरह के हों कि जो वेव एक्स डायरेक्शन में जिसका डिस्प्लेसमेंट है उसका डायामीटर एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, और जिस वेव का डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में है उसका डायामीटर वाई डायरेक्शन वाई एक्सिस के पैरेलल हो। लेट अस सी दिस। दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ टू ट्रेसिंग द लिसाजियस फिगर। और आज हम कुछ लाइव वर्क भी करेंगे, आपको सिखाएंगे कि किस तरह से आप लिसाजियस फिगर को ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, दिस इज एन अनदर एग्जांपल। सो आप ये देख रहे होंगे कि कंडीशन देख लेते हैं। एम्पलीट्यूड डिफरेंट है दोनों वेव्स के, जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस अभी हम स्टडी करके आए हैं। पीरियड या फ्रीक्वेंसी आप कहें दोनों की सेम है तो वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, और फेज दोनों के बीच में π/4 का है। एम्पलीट्यूड डिफरेंट, इसका मतलब जो सर्कल बनेंगे उनका रेडियस डिफरेंट। पीरियड और फ्रीक्वेंसी सेम, इसका मतलब जो जितने पार्ट्स में हमने इन सर्कल को डिवाइड करना है वो बराबर रहेंगे। अगर 8 भागों में आप इस सर्कल को डिवाइड करते हैं तो 8 ही भागों में आपको इस सर्कल को भी डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम है। क्योंकि सेम पाथ ट्रेवल करने में, यहां से यहां तक जाने में जितना समय लगे उतना ही समय यहां से यहां तक जाने में भी लगे। दूसरी बात, तीसरा जो पॉइंट आपको समझना है वो है फेज डिफरेंस। दोनों के बीच में फेज डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, लेकिन इस केस में जो हम कल स्टडी कर रहे थे, यहाँ इन दोनों वेव्स के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं था। आपको ये कंडीशन यहाँ बताई भी गई थी दैट फाई इज इक्वल्स टू 0। ओके, लेकिन आज जो हम एक नया केस स्टडी करने जा रहे हैं इसमें दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, और वो फेज डिफरेंस π/4 का है। तो सबसे पहले आपको बताया गया कि आप डिस्प्लेसमेंट को चेक कीजिए। तो डिस्प्लेसमेंट, जाहिर सी बात है कि लिसाजियस फिगर का कंसेप्ट ही जब ही आता है जब एक वेव का डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में हो या दूसरी वेव का डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में हो, या फिर मैं ये कह सकता हूँ मोर जनरली कि दोनों वेव्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर डिस्प्लेस हो रही हूँ या मोशन कर रही हूँ, प्रोपगेट कर रही हूँ, कुछ भी आप वर्ड यूज कर सकते हैं। ओके, सो मैं इनकी इक्वेशंस लिखने की कोशिश करता हूँ। तो इक्वेशंस जो होनी चाहिए वो कुछ इस तरह की होनी चाहिए। जो पहली वेव है उसका इक्वेशन होना चाहिए x इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी, और जो दूसरा है डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन वो होना चाहिए y इज इक्वल्स टू b sin ओमेगा टी प्लस 5। आप ये जानते हैं कि दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर नहीं है, तो मैं इसे b ही रहने देता हूं, और हमें फेज का पता है तो मैं फाई की वैल्यू डाल देता हूं π/4। तो ये दो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस हैं। आप ये देख रहे होंगे ये जो इक्वेशन है ये उस वेव का इक्वेशन है जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है या प्रोपेगेट कर रही है, और ये उस वेव का इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है जो वाई डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है। तो पहला काम, ड्रा ए सर्कल ऑफ रेडियस इक्वल्स टू ए दिस। ये जो सर्कल है ये रेडियस ए है, इस सर्कल की जो रेडियस है वो रेडियस ए है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इस सर्कल की जो रेडियस है वो रेडियस है ए, और ये जो सर्कल है क्योंकि दूसरी जो वेव है उसका डिस्प्लेसमेंट बी है, तो इस सर्कल का जो रेडियस है वो है बी। ओके, अब दूसरा काम क्या करना है आपको। दूसरा काम, आपने सर्कल ड्रॉ कर लिए, फिर दूसरा काम है ड्रा अ डायामीटर
ओके, तो डायमीटर ड्रॉ करने है, जिस वेव का डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में है उसका जो डायमीटर होना चाहिए वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। तो ये देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और जिस वेव का डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में है उसका डायमीटर वाई एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। तो ये देखिए इसका डायमीटर हमने यहाँ वाई एक्सिस में के पैरेलल ड्रॉ किया है। तीसरा काम, अब आप एक्स और वाई आपने कर दिए, एक्स और वाई आपने कर दिए, डिस्प्लेसमेंट आपको पता लग गया, एक का एक्स डायरेक्शन में दूसरे का वाई डायरेक्शन में है। दो सर्कल ड्रॉ कर दे ऑफ रेडियस ए एंड बी। अब आते हैं नंबर फ्रीक्वेंसी का। तो फ्रीक्वेंसी आप देख रहे होंगे, तो फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम है। तो इस सर्कल को भी 8 बराबर भागों में डिवाइड कर दीजिए और इस सर्कल को भी 8 बराबर भागों में डिवाइड कर दीजिए, जो हमने पहले ही किया हुआ है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 0 इज स्टार्ट फ्रॉम हियर generally 0 1 2 3 4 5 6 7 and 8 because the next thing is this pi by 4। क्योंकि आप इस एग्जाम्पल और इस एग्जाम्पल को जरा दोनों को इक्वेट करके देखिए, केवल इस सर्कल को, तो आप ये देखिए कि इसका 0 कहां से स्टार्ट हो रहा है। इसका 0 वाई एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है, और इसका 0 कहां से स्टार्ट हो रहा है। इसका जो 0 है वो एक एंगल बना रहा है पाई बाई 4 टू द वाई एक्सिस, क्योंकि यहां जो एक्स और वाई डिस्प्लेसमेंट में फेज डिफरेंस है वो पाई बाई 4 का है। यहां जो फेज डिफरेंस है वो एक्स और वाई के बीच में पाई बाई 4 का फेज डिफरेंस है, इसलिए इसका 0 पाई बाई 4 एंगल फ्रॉम द वाई एक्सिस से शुरू हो रहा है। रिमेंबर दिस थिंग, क्योंकि इस केस में जो हम कल स्टडी कर रहे थे, इस केस में दोनों वेव्स के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं था। तो एक्स एक्सिस पे पहला पॉइंट होगा इसके लिए और वाई एक्सिस पे पहला पॉइंट होगा इसके लिए, लेकिन इस केस में चूंकि दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस है पाई बाई 4 का, तो इसके लिए जो एक्स एक्सिस पे फर्स्ट पॉइंट होगा यहाँ 0, वो वाई एक्सिस पे नहीं होगा, बल्कि वो वाई एक्सिस से पाई बाई 4 एंगल ट्रेस कर रहा होगा। तो यहां इसका 0 होगा। सो डिवाइड दिस सर्कल ऑल्सो इंटू द 8 इक्वल पार्ट। सो 0 1 2 3 4 5 6 7 and 8 equal parts, because the frequency is same, omega is same, angular velocity same, frequency same, time period same। okay, और फेज डिफरेंस पे हमने बात कर ली, चूंकि ये पाई बाई 4 वाई एक्सिस से पाई बाई 4 का एंगल क्रिएट कर। अच्छा, अगर ये इक्वेशन ऐसे होती कि x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस पाई बाई 4, और ये इक्वेशन होती y इक्वल्स टू b साइन ओमेगा t, तो फिर हम x एक्सिस से एक एंगल ट्रेस करते जो कितने का होता, पाई बाई 4 का। x एक्सिस से हम एक एंगल ट्रेस करते जो जैसे ये एक्स एक्सिस, तो यहां से हम एक एंगल ट्रेस करते जो पाई बाई 4 का होता। अगर ये इक्वेशन किस तरह की होती, x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस पाई बाई 4, और ये इक्वेशन होती y इक्वल्स टू b साइन ओमेगा t, तो फिर x एक्सिस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वेशन, वो वेव पाई बाई 4 के फेज से अग्रगामी लीडिंग वेव वो होती। अब लीडिंग वेव ये है, ओके। अब इसके बाद की कहानी क्या है, इसके बाद की कहानी ये है कि आप डायामीटर के प्रोजेक्शंस को ड्रॉ कीजिए, आगे बढ़ाइए। तो डायामीटर का ये प्रोजेक्शन, इस एंड का प्रोजेक्शन ये रहा, इस एंड का प्रोजेक्शन ये रहा। अब यहां से इस डायामीटर का प्रोजेक्शन, इस एंड का प्रोजेक्शन ये रहा, चूंकि इसका जो डायामीटर है वो वाई वाई एक्सिस के अलोंग है, और इस एंड का प्रोजेक्शन ये रहा। अब ये जो प्रोजेक्शन है जहां एक दूसरे को एक्सटीरियर पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, ये एक रेक्टेंगल बनता है, और जो लिसाजियस फिगर हम ड्रॉ करेंगे वो जो रिजल्टेंट लिसाजियस फिगर होगी वो इसी रेक्टेंगल के अंदर आएगी, इसी रेक्टेंगल के अंदर आएगी। तो कुल मिला के कहानी यह है कि सबसे पहले आप एक सर्कल, अगर एम्पलीट्यूड बराबर नहीं है तो आप देखिए इसका डायमीटर मैंने थोड़ा सा ज्यादा लिया है इन कंपैरिजन टू दिस,
और ये जरूरी नहीं है क्योंकि हमें डायमीटर का पता नहीं रहता। अगर हाँ न्यूमेरिकल वैल्यू आपको पता है तो आप फिर अकॉर्डिंग टू दैट वो कर सकते हैं, लेकिन फिर मैं फॉर द सिंप्लिसिटी मैंने इसके डायमीटर को कुछ ज्यादा लिया है इसके डायमीटर से, पर ऐसा कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप हमेशा ही ऐसा करें। आप इसका डायमीटर भी बड़ा ले सकते हैं, इसका डायमीटर छोटा ले, इक्वल डायमीटर नहीं ले सकते क्योंकि दोनों के जो एम्पलीट्यूड्स हैं वो इक्वल नहीं है। दैट मीन्स एम्पलीट्यूड्स प्लेइंग द रोल ऑफ रेडियस हियर इन द लिसाजियोस्फीयर और टू ड्रॉ द और टू ट्रेस द लिसाजियोस्फीयर। यहाँ जो एम्पलीट्यूड का कैरेक्टर है, जो रेडियस का कैरेक्टर है, वो कौन प्ले कर रहा है? एम्पलीट्यूड प्ले कर रहा है। इक्वल पार्ट्स का जो कैरेक्टर है वो प्ले कर रहा है फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड। और कहां से हम काउंटिंग शुरू करेंगे वो कर रहा है रोल प्ले फेज डिफरेंस। दैट इज द सिंपल थ्योरी। ओके, एम्पलीट्यूड रेडियस को दिखा रहा है, फ्रीक्वेंसी इन पार्ट्स को दिखा रही है, और फेज कहां से हम प्रोजेक्शन शुरू करेंगे, कौन सा प्रोजेक्शन किसको मीट करेगा, ये दिखा रहा है ये π/4। दैट इज द फेज डिफरेंस। क्योंकि ये जो वेव है y = b sin ωt + π/4, ये वेव जो y एक्सिस पे जिस वेव का डिस्प्लेसमेंट है ये लीड कर रही है इस वेव को बाय एन एंगल ऑफ π/4, इसलिए हमने इसको लीड करा दिया, आगे चला दिया बाय एन एंगल ऑफ π/4। तो यहां से हमारी काउंटिंग शुरू होगी इस सर्कल के लिए। 0 यहां आएगा इसका, फिर 1 2 3 4 5 एंड 8 इक्वल पार्ट्स बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज सेम। Okay, so now the same work, draw the projection of 0. So 0 is here, the projection of 0 is this, and draw the projection of 0 from here. So these are meet at this point. These are meet at this point. These projections, the projection of 0 of the circle of radius A is this, and the projection of 0 of the circle of radius B is this, and they intersect each other at this point. So this is my first point. This is my first point. Now draw the projection of 1, and the projection of 1 is as well as the projection of 7. Okay, and similarly here the projection of 1 is the projection of 5. Point number 5. So projection of 1 is this, and projection here in this figure, projection of 1 and 7 point is this आप आगे कहीं भी लेके जा सकते हैं, and projection of 1 and 5 is this, यानी कि जो दो कोइंसिडेंस लाइंस या पॉइंट्स हैं उनके प्रोजेक्शन। तो 1 को मैंने 1 से इंटरसेक्ट कराया, 1 का प्रोजेक्शन यहाँ और 1 का प्रोजेक्शन यहाँ, तो इस पॉइंट पे मिले। फिर 2 का प्रोजेक्शन ये रहा, और यहाँ से जो 2 का प्रोजेक्शन है वो यहाँ से 2 का प्रोजेक्शन ये रहा, और यहाँ से 2 का प्रोजेक्शन ये रहा। 3 का प्रोजेक्शन ये रहा, और यहाँ से 3 का प्रोजेक्शन ये रहा, ये यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फिर 4 का प्रोजेक्शन देखिए, 4 का प्रोजेक्शन ये रहा, और यहां से 4 का प्रोजेक्शन ये रहा, तो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फिर 5 का प्रोजेक्शन देखिए, 5 का प्रोजेक्शन इस सर्कल के लिए ये रहा, और इस सर्कल के लिए ये रहा। ओके, अब 6 का प्रोजेक्शन ड्रॉ कीजिए। 6 का प्रोजेक्शन वही होगा जो 2 का प्रोजेक्शन होगा, बस लाइन आगे बढ़ेंगी, तो ये रहा, और यहां से जो 6 का प्रोजेक्शन आएगा वो ये रहा। 7 का प्रोजेक्शन होगा वो इस पॉइंट पर आएगा और इंटरसेक्ट करेगा 7 के प्रोजेक्शन का इस पर, और वापस जो 8 का प्रोजेक्शन होगा वो यहाँ मीट करेगा, और जो यहाँ से 8 का प्रोजेक्शन होगा वो यहाँ मीट करेगा। तो कुल मिला के जो पार्टिकल का रिजल्टेंट मोशन होगा वो कुछ इस तरह, यहाँ से स्टार्ट करेगा पार्टिकल मोशन, यहाँ से स्टार्ट करेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, और वापस इसी पॉइंट पर आ जाएगा। एंड द रिजल्टेंट पाथ of the particle will be oblique ellipse, and this figure is exactly matched with the mathematical analysis. Look at here. Look at here. This is the resultant path of the particle. Okay.
Now make some practice and let us draw the Lissajous figure for these conditions. Okay, let us draw the Lissajous figure for these conditions, and the conditions are these: amplitude different, period same, and phase is pi by 2. Okay, so let us draw it. Let us make me some okay. So amplitude is different, period is same, and phase is pi by 2. Phase is pi by 2 between the two waves. Okay. So let us first write the displacement equation of the two waves. Let us first write the displacement equations for the two waves, and the displacement equations are those. The first displacement equation is x is equals to a sine omega t, and the second displacement equation is y is equals to a sine omega t plus phi. And because the phase difference between the two waves or two harmonic oscillations perpendicular to each other is pi by 2, so this is pi by 2. Okay, so this is the resultant equation. These are the resultant equations of the two waves which have phase difference of pi by 2. Okay, now let us draw the projection of the diameter, and before this let us first draw the radius of these circles. So because the amplitude of the two different waves or displacement is different, sorry for this wave have, because amplitude are different, so this is B actually, and this is actually B. Okay, so draw a circle of the first thing to draw a Lissajous figure is draw a circle of radius A. So this is a circle of radius A, and the radius is this. This is our radius A, and the radius of this circle is equals to B, the first work. Okay, now check the diameter. The diameter of this harmonic oscillations should be parallel to x-axis. So this is x-axis, say this x and x prime, and the harmonic oscillations represented by these equations, which is leading this wave by a phase of pi by 2. So this should have the diameter parallel to the y-axis. So this is this is my y, and this is y prime. Okay, and then first thing, draw a circle of radius A, draw a circle of radius B. Second is the diameter of circle of radius A should be parallel to x-axis, because this wave has displacement in the direction of x-axis, and the diameter of this circle should be parallel to y-axis, because this wave has displacement into the direction of y-axis. Okay, this is the
second thing we have to do. And now about frequency, because you write here that period is same, hence the frequency is same, wavelength same, etc. So let us divide these circle into 8 equal parts. So let us first draw the projection of the center. Okay, projection of the center. This is the projection of the center of circle of radius A, and this is the projection of the center of the circle of radius B, and the intersection point is this. Okay, now draw the projection of diameter. This is the projection of diameter, one side of diameter of circle of radius okay A, and this is the another projection of the other side of diameter. Let us draw the projection of diameter of circle of radius B. Okay, and the diameter, the projection of the diameter of other side of circle B is this. So the resultant figure or the Lissajous figure should be in this rectangle of radius this side of the rectangle, this side of the rectangle is 2a, because the diameter of the circle is 2a, and this side of the diameter, this side of the rectangle is equal to the diameter of this circle, and the diameter of this circle is 2. So the resultant figure should be traced in this rectangle. Okay, इस रेक्टेंगल के अंदर ही हमारा जो रिजल्टेंट पाथ होगा पार्टिकल का, जिसको हम लिसाजुअस फिगर कहते हैं, वो ट्रेस्ड होगा और इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग होगा. सो लेट अस फर्स्ट, because we draw a circle of radius A, we draw a circle of radius B, the diameter of circle of radius A is parallel to the x-axis, the diameter of the circle of radius B is parallel to the y-axis. These are all completed by me, and let us divide. Now the turn is about frequency. So frequency is same because period is same. So frequency is same. That's why we have to divide these two circles into 8 equal parts. This is your freedom that if you want to divide these circles into 4 equal parts, that's okay. If you want to divide these circles into 2 equal parts, that's okay. But the most significant or magnifying figure is obtained by you when you divide most number of parts. These circles should be divided the possible number of parts, you can say it, possible number of parts. यानी अगर आप लिसाजुअस फिगर को प्राप्त करने के लिए इस सर्कल को या इस सर्कल को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर, तब भी आपको लिसाजुअस फिगर मिल जाएगी. 4 भागों में इक्वल भागों, 4 भागों में डिवाइड कर दीजिए तब भी आपको लिसाजुअस फिगर मिलेगी. 8 भागों में डिवाइड कीजिए तब भी लिसाजुअस फिगर मिलेगी. 16 बराबर भागों में डिवाइड कीजिए तब भी आपको लिसाजुअस फिगर मिलेगी. 32 बराबर भागों में डिवाइड कीजिए तब भी आपको लिसाजुअस फिगर मिलेगी. तो मोस्ट मैग्नीफाइंग फिगर आपको जब मिलेगी जब आप इनको पॉसिबल नंबर, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सर्कल ए को भी और सर्कल बी को भी.
तो पॉसिबल नंबर जो मीडिएट नंबर मुझे लग रहा है मैं 8 भागों में डिवाइड कर रहा हूं, आप चाहे तो आप इसे 16 भागों में भी डिवाइड कर सकते हैं. सो लेट मेक इट दिस इज माय 0 पॉइंट, दिस इज माय 0 पॉइंट. इफ यू एबल टू सी इट, let us make it this is my 0 point, and say this is my point number 1. Okay, and here should be my point number next, whatever the point, and this is my point number 2, this is my point number 3, and here is should be my next point. This is my point number 4, this is my point number 5, and let us draw this line. This is my point number 6, point number 7, and point number 8. This, and let us also divide this circle into 8 equal parts. But remember, the phase difference between the two displacement or the two waves or two harmonic oscillations is pi by 2. So my first point, that is my 0 point, should be start by an angle of pi by 2 which make by this y-axis. So the angle pi by 2 subtended from the y-axis is this. This angle is pi by 2. So my first point is here. My first point should be here. Okay. So this is my first point, that is 0. Okay. And somewhere here is my second point, and the next point is should be there. Though this is my point number 1, this is my point number 3, and say this is my point number 3. And somewhere there should be here. This is my point number 3, this is my point number 5, this is my point number 6, this is my point number 7, and this is my point number 8. Point number 0, 1, 2, 3, 4, 5. Here is my point number 6, point number 7, and point number 8. This. Okay. So we divide this circle into 8 equal parts, and also this circle into 8 equal parts. Let us draw the projection of each and every point. And let us see where they are meet. Okay. So now let us draw the projection of these points. So the projection of 1 is this. Projection of point number 1. Projection of point number 1 is this. This is my first point. Note, this is not my projection. Let's first draw the projection of 0, and let us just draw the projection of 0. So projection of 0 is meet here with the projection. This is the projection of 0 of the circle of radius A, and this is the projection of 0 of the circle of radius B, and they are meet here. This is my first point. And let us draw the projection of point number 1. So this is the projection of point number 1, and here is the projection of point number 2. Point number 1, sorry. This is the projection of point number 1, and this is the projection of point number 1. So these projection is meet here. This is my point number 2. They are intersect here. And draw the projection of 2. So already here we draw the projection of 2, and here the projection of 2 is this. So here projection of 2 is this, and here projection of 2 is this. So the projection of 2 of circle of radius A meet the projection of 2 of circle of radius B at this point. So this is my new point. First point of intersection,
second point of intersection, third point of intersection. Let us draw the projection of point number 4. So this is my point number 4, and the projection is this. And let us draw and this is my point number 4 of the circle of radius B, and these are intersect each other at this point. This is my next point. Okay, and let us draw the projection of point number, we left here the point number 3, so let us draw the projection of point number 3 first. This is the projection of point number 3, and this is the projection of point number 3, so they are meet here. This is the intersection. Now point number 4, point number 4. Point number 5, so let us draw this line upward. This, and let us draw this line, projection of point number 5 of circle of radius B. And these projections are meet at this point. This is my next point. Okay. Now draw the projection of point number 6, and the projection of point number 6 is this, and this projection will meet the projection of point number 6 of radius B is this. Okay. Let us draw the projection of point number 7 of circle of radius A is this. This is the projection of point number 7 of the circle of radius A is this, and the projection of this point. This is my point. This is my point number 7, and the projection will meet this projection at this point. This point, and the projection of point number 8 is here, and projection of point number 8 is here. So let us draw the path of the particle, and the path of the particle is this. This is the resultant path of the particle, and let us check the path of the particle with these conditions. This, or you can, yes, here, this, when phi is pi by 2, and this superposition of two perpendicular harmonic oscillations having equal frequency, or frequency ratio into 1:1. So frequency same, amplitudes different, showing by these two equations, and phase is pi by 2, and the resultant figure by mathematical analysis is this. An ellipse of major axis 2a and minor axis 2b. So this is the exact figure. Okay, and similarly you can draw another results by using these. Let us draw one other. So let us draw a case when amplitude different, okay, period ratio in the ratio of 2:1, that means frequency is into the ratio of 1:2. Our second case, that is this case. Superposition of two perpendicular harmonic oscillations having frequency ratio 1:2. This is our case now. So let us draw the Lissajous figure for this case. Let us draw the. So this is my circle of radius A. This is my circle of radius A, and this is my circle of radius B. This is my circle of radius B. Okay, and let us first write the equations, displacement equations. The displacement equations are these: x equals to
a sine omega t. This is the first equation. And y equals to b sine omega 2 omega t, actually 2 omega t plus phi. And because phase difference in this case is 0, so this equation will become y is equals to b sine 2 omega t. These are my displacement equations. X equals to a sine omega t represent the displacement of the wave into the direction of x-axis, and this wave represents the displacement of the harmonic oscillation into the direction of y-axis. Okay, displacement into the direction of x-axis, displacement into the direction of y-axis, first thing. Second, amplitudes are different, so draw a circle of radius a and draw a circle of radius b. This is the circle of radius a and this is the circle of radius a. The diameter of the circle of radius a should be parallel to x-axis. This is parallel to x-axis. And the diameter of the circle of radius b should be parallel to y-axis. This is parallel to y-axis. Okay, and look at here, frequency, angular velocity here is omega and here is 2 omega. That's why frequency is double. Frequency is double. That is, frequency is into the ratio of 1:2, because period into the ratio of 2:1. Okay, why? Because frequency is the reciprocal of time period. Simple. Okay, so let us draw the projection of this circle, and before this let us confirm one thing. The parts of this circle of radius a, or you can say it as the parts in which this circle of radius v will be divided, is exactly double to part of the number of part in which this circle is divided. यानी जितने भागों में ये वाला सर्कल डिवाइड होगा, उससे दुगने भागों में ये सर्कल डिवाइड होना चाहिए. क्यों? क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी रेशो है इन दोनों के बीच में 1:2 का रेशो है. अगर इसके 4 भाग होंगे तो इसके 8 भाग होंगे, इसके 8 भाग होंगे तो इसके 16 भाग होंगे, इसके 16 भाग होंगे तो इसके 32 भाग होंगे, बराबर भाग. लेकिन जो फ्रीक्वेंसी रेशो है वो जस्ट डबल है. लेट अस फर्स्ट ड्रॉ द projection of the diameter of these circles. Let us first draw the projection of center. This is the projection of the center of the circle, this, and this is the projection of the center of this circle, this. Let us draw the projection of diameters of the two circles. Okay, so this is the projection of the diameter of the circle of radius a. This is the and let us draw the diameter of the projection of diameter of this circle of radius b. Okay, this. So our resultant figure should be in this rectangle, in this rectangle, in this rectangle, and this side of the rectangle is equal to 2a, and this side of the rectangle should be equal to 2a, this. Okay, now our resultant figure should be in this rectangle. So let us first divide this circle into 4 equal parts and this circle into 8 equal parts, or you can divide this circle into 8 equal parts and divide this circle in corresponding 16 equal parts, because the frequency ratio between these two displacement equations is 1:2. So let us make this circle into 4 equal parts. So this is my point number 0,
this is my point number 1, this is my point number 3, and this is my point number 4, and this is my point number 4. So 4 equal parts. And let us draw this circle into 8 equal parts. So 0 is start from here because this is y and y dash, and this is point x and x dash. This is my point number 0, and let us first draw these points. So this is my point number 1, and the corresponding point is here. Corresponding point is, this is my point number 1, this is my point number 2, this is my point number 3, point number 4, and let us say that point number 5 is here, and the corresponding point is here. Point number 6, point number 7, point number 8. So this circle is divided into 4 equal parts, and this circle is divided into 8 equal parts, because the frequency ratio between these two equations is 1:2. Okay. So let us draw the projection of 0. So this is the projection of 0 point, and this is the projection of 0 point. So these are meet here. This is my first point. Okay. Then the projection of point number 1 is this, and let us draw the projection of point number 1 is this. This meet here. Okay, this is my point number 2, and projection of point number 2 is this, and projection of point number 2 from here is this. So this is my next point. Projection of point number 3 is this, and projection of point number 3, let us draw that. This point. This is my next point, and this is the projection of point number 4 is this, and this is my point number 4 here, and this is my point number 4, and this. Okay, so this is my actual figure, and let us first see the mathematical the figure we obtained by the mathematical description by these conditions: amplitude different, frequency in the ratio 1:2, and phase is 0. This is the resultant figure. Okay, so this is my first figure. This is my first figure. Okay, this is my first part, and you know that when we draw, this point is coincide with this point is coincide with this point, and if you draw the projection of point number 6, this is my point number 6, and it is coincide with point number 3. So the resultant path is this, here and here. So this is my resultant figure. Okay, and in this way we can get the resultant figure in this case, and in all the case, actually on the case, in all the case, here is the amplitude different, period is 2:1, and phase difference is pi/4. So the first point is started by making an angle of pi/4 with the y-axis, and in this case, this is the similar case of this case. Only the difference is this, that here is period is same, but here is period is in the ratio of 2:1. So in this way we can draw, or we can trace all the Lissajous figure by different conditions. Okay, so this is the uses of Lissajous figure, and let us see these uses. Okay, so first use of Lissajous figure is that Lissajous figure are used to describe the phase, frequency, and period determination of periodic signal. Okay, Lissajous figure are used to describe the phase,
frequency and period determination of periodic signal. तो आपको फेज डिटरमाइन करना हो, फ्रीक्वेंसी को निकालना हो या पीरियड डिटरमाइन करना हो तो आप लिसाजूस फिगर का यूज कर सकते हैं. Second is these are used to detect the abnormality and spike detection with a signal. And third use, these are enable to study the beats. Okay, you studied this concept of beats into our earlier lecture, as we discussed in this case in the course of waves, oscillations and acoustics. So dear students, this is all about the unit number first, and from tomorrow onwards we will start the unit number second of your unit. Actually this is unit number third of your syllabus, but actually the unit number second of our point of view, but unit number third in your syllabus. So that is about damped harmonic oscillations. So let us start that unit by tomorrow, and this is all about for unit number first, and thank you for now. Meet you into the next one. Thank you.